अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। इस वक्त की हुकूमत जहां हर गुजरते दिन एक नए चैलेंज का सामना करती है, वहां इस मरतबा एक बड़ा इंटरेस्टिंग चैलेंज उनके सामने है। जहां एक तरफ हमने देखा कि 27 के करीब वुज़रा और इसके अलावा मुशीरान ने कुछ दिनों पहले हलफ उठाया, वहीं अभी ये चीज़ इस हुकूमत के लिए तवज्जो तलब है कि आया कौन सा कलमदान किसको देना है, क्योंकि इत्तलात ये हैं कि बहुत से कलमदानों के हवाले से ख़ुद वुज़रा में भी इख्तलाफ पाया जाता है और हुकूमत के लिए भी ये बड़ा मुश्किल होता जा रहा है कि किस वज़ीर को कौन सा ओहदा दिया जाए, क्योंकि वुज़रा को और ख़ास तौर पर इत्तेहादियों को अकोमोडेट करने के लिए इन तमाम लोगों से हलफ तो ले लिया गया, लेकिन अब देखना होगा कि आया जो दरीना इत्तेहादी हैं या फिर खुद हुकूमत के जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं वो उन तमाम वजारतों और कलमदानों से मुतमईन नज़र आते हैं या फिर नहीं, क्योंकि जो इससे पहले के वुज़रा हैं उनकी तरफ से ये इख्तलाफ पाया जाता है कि वो अपने कलमदान छोड़ने को तैयार नहीं आते हैं। लेकिन ये अपने आप में एक बड़ा इंटरेस्टिंग चैलेंज ज़रूर है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि जहाँ हुकूमत अपने ही पैदा करदा मसाइल से निमटने की कोशिश कर रही है, वहीं अपोजिशन जहाँ पर एक अलायंस की सूरत में आगे बढ़ती नज़र आ रही है, वहीं दूसरी तरफ खबरें ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी तक इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए जो एफर्ट्स किए थे उनका सिलसिला रुकता हुआ महसूस नहीं हो रहा है और उसमें 2 से 3 शख्सियात बुनियादी किरदार अदा करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन अब देखना होगा कि मामला किस सिमत में आगे बढ़ता है और ख़ास तौर पर हुकूमत जहां एक तरफ अपोजिशन को कंट्रोल करने की कोशिश करना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ ईद के बाद जो अलाइंस बनाने के बाद अब एक तहरीक की शक्ल में कहा जा रहा है कि अपोजिशन ने सड़कों पर निकलना है, किस तरीके से एक प्रेशर बिल्डअप करती हुई हुकूमत के ऊपर नजर आएगी। हुकूमत इसके लिए किस हद तक तैयार है इन तमाम चीज़ों का अहाता करने के लिए। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी हैं और सीनियर वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम है सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब पहले तो ये फरमाइएगा कि हुकूमत ने वफाकी वज़रा से अभी कुछ दिनों पहले और मुशीरान से और वज़राए मुमलिकत से हलफ तो ले लिया, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल सका है कि किस वज़ीर को कौन सा कलमदान मिलना है और इस हवाले से कुछ इख्तलाफ भी पाया जाता है। तो क्या फरमाएंगे कि आखिर वजह क्या है कि जल्दबाजी में हलफ तो ले लिया गया लेकिन वजारतों की तफवीज़ अभी तक नहीं की जा सकी है? नहीं, नॉट एट ऑल जी। ये हमेशा आपको याद होगा, पहले भी इसी तरह होता है। हर बंदा जिन्हें वफाकी काबीना में लेकर आया जाता है वो देखा जाता है कि किस वजारत के लिए वो बेहतरीन साबित होंगे। इस वजह से पहला फिल्टर के कौन से लोग हैं जो मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए कौन से वज़रा की जरूरत है, वो फिल्टर जो है उससे तो हम गुजर चुके हैं। अब वजीर आजम जो है वो इनपुट लेने के बाद देख रहे हैं कि कौन से शख्स की जो कैपेबिलिटीज हैं, जो कॉम्पिटेंस है, वो किस वजारत के लिए बेस्ट सूटेड है। तो वो जो प्रोसेस है वो बस तकरीबन पाया तकमील को पहुंच गया है और बस एक आध दिन में इंशाल्लाह वजीर आजम ऐलान कर देंगे। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है जी, दिस इज अ नॉर्मल प्रोसेस। और क्योंकि वजीर आजम बड़ी डिलीजेंटली चीजों को फॉलो अप करते हैं तो जो लोग उनके साथ काम कर चुके हैं उनको ये मालूम है कि वो कितना डिलीजेंटली एनालाइज करते हैं कि कौन से बंदे को खिदमत का कहाँ पे मौका दिया जाए। तो वो उस प्रोसेस से इस वक्त गुजर रहे हैं। ठीक। अच्छा ये फरमाइएगा सर कि कुछ और भी ऐसे लोग हैं जो नून लीग से ताल्लुक़ नहीं रखते जिनको कैबिनेट का हिस्सा बनाया गया है या बनाया जाना है। इस हवाले से सर परवेज़ खटक साहब का भी नाम आ रहा था, लेकिन फिर ये इत्तलात आई कि शायद उसमें कुछ डिले है जिसकी बुनियादी वजह शायद ये भी है कि नून लीग में भी इस पर इख्तिलाफ़ पाया जाता है। इस पर सर आपका क्या मौक़िफ़ है? नहीं, मेरे पास कुछ तफसीलात नहीं है, सियासी तफसीलात, लेकिन मेरे ख्याल में इसमें ना कोई कंफ्यूजन है, ना कोई इबहाम है और ना कोई रिजर्वेशन है। ऑब्वियसली जब आप अपनी पार्टी से बाहर किसी सीनियर शख्स को, किसी लीडर को लेकर आते हैं तो बहुत से लोगों के सवालात होते हैं, मगर मेरे तो ख्याल में कोई उस मामले में कोई ऐसी चीज नहीं जिसमें इबहाम रह गया हो। उनको इनवाइट किया गया है, वेलकम किया गया है और इंशाल्लाह वो जरूर इस लार्जर ग्रुप का हिस्सा होंगे और हैं उस लार्जर ग्रुप का हिस्सा। ठीक। सर वजारतों के हवाले से बस ये आखिरी एक सवाल करना चाहूँगी कि ये ख़बरें भी थीं कि आपकी वजारत समेत ख्वाजा आसिफ साहब की वजारत दिफा और अलीम खान साहब की जो मवासलात है उसको भी तब्दील करने की बात हो रही थी, बट इटसेल्फ ये रूमर है, तो मैं इसलिए आपका टेक चाहूँगी क्योंकि बात हो रही थी कि शायद खालिद मक्सी साहब या परवेज़ खटक साहब जो हैं वो मवासलात और दिफा लेना चाह रहे हैं, इस किस्म की खबरें थीं। तो आप इसको क्या करेंगे, इंडोर्स करेंगे? आपको लगता है कि ये रूमर्स की हद तक ही थी बात? जी देखिए, मैं तो हर उस बात को एंडोर्स करूंगा जो वजीर आजम का फैसला है। अगर वजीर आजम चाहेंगे कि हम एक वजारत में काम करें तो हम हाजिर हैं, हमारा काम तो अवाम की खिदमत करना है। अगर वजीर आजम साहब ये समझेंगे कि इसके बजाय कोई और वजारत है जिसमें काम करना चाहिए तो हम
वहाँ पे भी हाजिर हैं खिदमत करने के लिए। अगर वजीर आजम साहब किसी भी शख्स को कोई और रोल देना चाहें तो वो भी उसी तरह वजीर आजम की हिदायत के मुताबिक उस रोल के मुताबिक चलेगा। तो हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा एक कंसेंसस है और एतमाद है वजीर आजम पे कि जो भी जिस शख्स को जो रोल मिलेगा वो उसके मुताबिक आगे बढ़ेगा। तो उसमें कोई ना तो परेशानी की बात है ना हैरत की बात है। मगर अभी तक वजीर आजम ने कोई अंदिया किसी को नहीं दिया कि किस वजारत में कौन होंगे और किन्हें मूव किया जाएगा, किन्हें किस जगह पे रखा जाएगा। जैसा मैंने आपको पहले बताया, वो एक कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन के बाद, पहले तो सिर्फ चंद वज़रा थे और बहुत ज़्यादा वजारतें थी, अब जितनी तकरीबन डिविजन्स और वजारतें हैं तकरीबन उतने ही वज़रा हैं। तो अब इस वक्त वो इम्पोर्टेंट हो गया है कि हर एक की कैपेबिलिटी के मुताबिक उसको बेस्ट जो अपॉर्चुनिटी है वो फराहम की जाए खिदमत करने की। दुरुस्त। अच्छा सर, अब थोड़ा सा टेररिज्म के हवाले से जानना चाहूँगी। एक बड़ी डेवलपमेंट रही जो दाइश का जो दहशतगर्द था, अमेरिका को गिरफ्तार करके उसे दिया गया। खुद अमेरिका में भी इसके ऊपर बड़ी अप्रिसिएशन पाकिस्तान की गई है। आपको क्या लगता है कि अभी तक जो एफर्ट्स पाकिस्तान कर रहा है, क्या अब वाकई एक मतलब ये एक ऐसी स्टेज है ख़ासतौर पर इस गिरफ्तारी और हवालगी के बाद कि जो बैनुल-अक़वामी सतह पर भी जिसको अब इंडोर्स किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान तो बहुत अरसे से ये बात कर रहा था कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, लेकिन आपको लगता है कि इस इंसिडेंट से थोड़ी सी सपोर्ट मिली है पाकिस्तान के नैरेटिव को? देखिए, पाकिस्तान के नैरेटिव को तो बहुत सपोर्ट मिली है, मगर पाकिस्तान के पास जो एविडेंस है वो इस सपोर्ट से कहीं ज्यादा है। आप रोज देखती हैं हमारे यहाँ हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां, रोज उनके जनाजे उठते हैं। ये तमाम दहशतगर्दी की वजह है। इस वजह से इस दहशतगर्दी को जो खत्म करना है, उसका कलाकमा जो करना है, वो हमने अमेरिका के लिए नहीं या यूरोप के लिए नहीं करना। हमने तो इस दहशतगर्दी का कलाकमा करना है अपने बच्चों के लिए। और इस वजह से ये हमारी जिम्मेदारी है और सबसे बड़ी एफर्ट, सबसे बड़ी जिम्मेदारी वो हम ही पे अप्रोप्रिएट होती है। इस वजह से हमें अगर मिले इंटेलिजेंस हर तरफ से और हमारा काम आसान हो जाए अपने बच्चों की हिफाजत करने के लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन हमें अगर किसी तरफ से कोई भी सपोर्ट ना मिले तो हम इंशाल्लाह इसको पाए तकमील तक पहुंचाएंगे और पाकिस्तान से दहशतगर्दी खत्म करेंगे। आपको याद होगा कि इससे पहले भी बिल्कुल इसी रिजॉल्व के साथ रद्दुल फसाद और ज़रबे अज़्म किए गए थे और वो तकरीबन उस स्केल पे किए गए थे जैसे एक छोटी जंग होती है। और पाकिस्तान के हर गली कूचे से, चाहे वो स्लीपिंग सेल्स थे, चाहे कोई एक्टिव ग्रुप्स थे, चाहे सपोर्टर्स थे, स्पॉन्सर थे, फाइनेंसर्स थे, सबको वीड आउट कर दिया गया। और बहुत एक बड़ा मार्का था जिसमें हमने बहुत इन्वेस्टमेंट की और पाकिस्तानियों ने बहुत कुर्बानियां दी। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि पाकिस्तान में कई साल तक, 3-4 साल तक, 5 साल तक कोई दहशतगर्दी का वाकया जो है दोबारा रूनुमा नहीं हुआ। जिसकी वजह उसको तो इससे साबित ये होता है कि जब पाकिस्तान अपने बच्चों की हिफाजत के लिए जब रिजॉल्व लेकर चलता है तो अल्लाह उन्हें कामयाबी से नवाजते हैं। अब जो हमने दरमियान में पॉलिसी बदली कि वही लोग जो हमारे एपीएस के बच्चों को मार के गए थे, उस्तानियों को जिंदा जला दिया उन्होंने फास्फोरस फेंक के, उन्हीं लोगों को ये कहा जाए कि ये हमारे भाई हैं, हमारी तहजीब का, सकाफत का हिस्सा हैं, इन्हें वापस लाया जाए, इन्हें आबाद किया जाए। और फिर आपने देखा कि जेलों में से निकाल के वो दहशतगर्द जिन्हें सजाए मौत हो चुकी थी उन्हें आज़ाद कर दिया गया। और वो लोग जो हमारे बच्चों पे, हमारी मसाजिद पे, हमारी चौकियों पे हमला आवर थे, उनको वापस ला के दोबारा से रिहेबिलिटेट के नाम करने के नाम पे उनको आबाद किया गया। तो उससे फिर हमें दोबारा से नुकसानात उठाने पड़े हैं। मगर इस दफा हुकूमत का एक बड़ा क्लियर रिजॉल्व है और उस रिजॉल्व के तहत इंशाल्लाह with the support of the external world और without the support of the external world हम ये दहशतगर्दी जो है इसका खात्मा करके रहेंगे। सर, आपने जो बात अभी की बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पिछले दौरे हुकूमतों में इन दहशतगर्दों को लाया गया कि कौमी धारे में वापस ला रहे हैं और बाद में यही हमारे गले पड़े। ख्वाजा आसिफ साहब ने सर कहा कि इसमें फैज़ हमीद साहब तो ऑलरेडी गिरफ्तार हैं, लेकिन बाजवा साहब से भी पूछा जाना चाहिए कि दहशतगर्दों को क्यों बसाया गया। कल जुनेद अकबर साहब भी मेरे प्रोग्राम में थे, उन्होंने भी ये बात की कि सिर्फ इसमें हुकूमत जो थी यानी पीटीआई की उसका अमल दखल नहीं था, बल्कि इसमें इस्टेब्लिशमेंट का भी अमल दखल था। तो बज़ाहिर तो पीटीआई मलबा सारा इस्टेब्लिशमेंट पर ही डाल रही है। तो आप क्या समझते हैं कि इसमें पार्टी से भी इंक्वायरी होनी चाहिए या आपको लगता है कि बाजवा साहब या उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट है वही जिम्मेदार है इस पूरे काम की? देखिए, अगर आज मैं आपके सामने बैठा हूं
और मैं ये कह रहा हूँ कि हम इस ज़िम्मेदारी को कबूल करते हैं और पाकिस्तान से इंशाल्लाह दहशतगर्दी ख़त्म करके दम लेंगे, तो मैंने आपको ये तो नहीं कहा कि हम किसी एक एजेंसी से सपोर्ट मिलेगी तो करेंगे, या अगर सिर्फ कहीं एक इदारे से सपोर्ट मिलेगी तो करेंगे। तो बात यह है कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी सबसे अव्वल ज़िम्मेदारी और सबसे भारी जो ज़िम्मेदारी है उनके कंधों पर है, और इस वजह से हमें हर मर्तबा जब हम कोई भी इस ज़िम्मेदारी को लेकर आगे चलते हैं तो हमें इससे ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल सकती जितनी इस वक्त जनरल आसिम मुनीर से मिल रही है। वो तो हमसे आगे होते हैं, और जिस तरह शोहदा हमारे अपनी छातियों पे गोलियां खा रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह उस रिजॉल्व को आगे लेके प्राइम मिनिस्टर और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इकट्ठे चल रहे हैं। लेकिन ये कहा जाए कि ये ज़िम्मेदारी तो उस वक्त के सिर्फ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के ऊपर है, तो भाई कोई पूछेगा ना कि ये ज़िम्मेदारी जो है ये उस वक्त के वज़ीर आज़म के ऊपर क्यों नहीं है। और ये मैं बिलखसूस इस वजह से कह रहा हूँ कि जनरल बाजवा की तो कोई तहरीर नहीं है 1990s में जिसमें उन्होंने तालिबान को ग्लोरीफाई किया है। वो तो इमरान खान साहब की तहरीरें हैं 1990 से चलती आ रही हैं, जिसमें उन्होंने तालिबान को ग्लोरीफाई किया है और उनके तशद्दुद को, वो जो आपके सामने जो भी ख़वातीन का ट्रीटमेंट है या माइनॉरिटीज़ का ट्रीटमेंट है उसको ग्लोरीफाई तो इमरान खान साहब करते आ रहे हैं। और ये मौक़िफ़ तो हमेशा से इमरान खान साहब का रहा है कि ये हमारी सकाफ़त, हमारी तहज़ीब का इस हिस्सा हैं, हमारे भाई हैं, इनसे बात करनी होगी, मुज़ाकरात करने होंगे, इनको आबाद करना होगा, इनको कौमी धारे में लाना होगा। यानी वो कह ये रहे हैं कि पूरा कौमी धारा बदल दें, पूरे पाकिस्तान को तालिबान बना दें। तो उनका नुक्ता नज़र जो है वो तो इस तरह की को गुफ्तगू की तरफ जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो भी ज़िम्मेदार है उसे ज़िम्मेदार ठहराया जाए, मगर उस वक्त के वज़ीर आज़म की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है। और वो फ्लोर के ऊपर भी ये गुफ्तगू फरमाते रहे हैं कि हम रिहेबिलिटेट करेंगे, हम रिहेबिलिटेट करेंगे, हम कौमी धारे में लाएंगे। तो भाई ये कौमी धारा है जिसमें हमारे बच्चे बच्चियों की लाशें पड़ी हैं सड़कों पे, तो नहीं, ये काबिल कबूल नहीं है। अगर कोई शख्स बंदूक रख के आएगा और एक सिविलियन की तरह मुल्क के आइन और कानून के मुताबिक रहना चाहेगा तो ज़रूर सर आंखों पे रहे, मगर कोई ये समझे कि हम कौमी धारा बदल देंगे उनके लिए और अपने बच्चियों और अपने बच्चों और अपनी माइनॉरिटीज़ को उनके तरीक़ाकार के मुताबिक चलाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। तो मैंने लॉन्ग विंडेड तरीके से आपको ये कहा है कि इसकी प्राइमरी जिम्मेदारी जो है वो इमरान खान साहब पे आती है। दुरुस्त। अच्छा, ये बताइएगा सर, अब आपने खान साहब का नाम लिया है तो ख़बरें ये भी हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी भी बैकडोर चैनल के ऊपर पूरी कोशिश कर रही है कि वो इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत कर सके। खान साहब के लिए उसमें बैरिस्टर गौर साहब का भी नाम आ रहा है, कुछ दीगर लोग भी कोशिशें तो कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ओपन लेटर्स लिखने के बाद भी अब जो सिचुएशन बनी है, सोशल मीडिया पर पीटीआई की बड़ी कैंपेन जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हो रही है, ऐसे माहौल में बातचीत कैसे हो सकती है? जी देखिए, बात यह है कि इमरान खान साहब को अपना माइंड मेकअप करना होगा। वो एक तरफ कहें कि मैं इनका कब्र तक पीछा करूंगा, दूसरी तरफ कहें कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, तीसरी तरफ जो शहीद हो जाएं जर्नैल, जिस तरह जनरल सरफराज थे, आप उनके ख़ानदान के मुतल्लिक कैंपेन्स सोशल मीडिया पे चलाएं। और आप जाके सोशल मीडिया पे देखें तो सही कि वो कह क्या रहे हैं। और फिर उन्होंने 9 मई देख लें, उसके बाद जो उन्होंने मुल्क में खलफशार फैलाने की कोशिश की है उस सब को देख लें। तो मेरे ख्याल में इन हालात में तो बहुत मुश्किल पड़ेगी। कौन करेगा एतमाद? कल को वो फिर किसी कोर कमांडर के घर पे हमला करके आग लगा देंगे, कल को फिर वो GHQ पे हमला आवर हो जाएंगे, कल को फिर वो शहीदों के मुजस्मों की गर्दनें काट के पटखेंगे, कल को फिर वो जाके जहाज़ों को आग लगा देंगे सरगोदा की बेस के ऊपर। तो ये तो नहीं हो सकता। अगर वो एक सियासी जमात के तौर पर बात करना चाहें तो हमसे बात करें, हम उनके सियासी काउंटर पार्ट हैं। हमें वो कहते हैं आपसे बात नहीं करेंगे। अरे भाई नहीं करेंगे, चलें, आप समझते हैं कि वो हमें कहते हैं आपके पास ताकत ही नहीं, आपसे नहीं करेंगे, हम तो एस्टेब्लिशमेंट से, तो हम कहते हैं अच्छा चलें एस्टेब्लिशमेंट से आप कर लें। आप कौन से इंडिया की एस्टेब्लिशमेंट से बात करने की कोशिश कर रहे हैं? पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से ही बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कर देखें। मगर फिर आप कहते हैं मैं इनको कब्र तक इनका पीछा करूंगा, इनको कब्र में उतारूंगा। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं हो सकता। तो खान साहब को एक वाज़ेह पॉलिसी बनानी पड़ेगी जिसके तहत फिर मुल्क में भी थोड़ा सा सुकून आए और उनकी पार्टी में भी जो खलफशार है वो ख़त्म हो और हमारी सियासत भी किसी किनारे लगे।
अच्छा, लास्ट क्वेश्चन सर, वो ये कि सियासी तौर पर तो खैर अपोजिशन होनी चाहिए, एक हेल्दी एक्टिविटी होती है, लेकिन ये जो अब ग्रैंड अलायंस बना है, इससे हुकूमत कोई थ्रेट फील कर रही है आपके ख्याल में? आपको नहीं, लगता कोई है कि थ्रेट ये नहीं है। थ्रेट नहीं है। सियासी जमातों से सियासी जमातों को कोई थ्रेट नहीं होता। सियासी जमातों के ज़रिए सियासी जमातों से डायलॉग होता है। हमें कोई मसला नहीं है। तमाम ये हमारे दोस्त हैं जो वहाँ पर बैठे हैं, स्वाय खान साहब की अना के और खान साहब के ह्यूब्रिस के, उसके अलावा कोई मसला नहीं है। और अभी भी देख लें, उस अलायंस के अंदर भी जो अंदर की जो तकसीम है, उसकी वजह ये कि वो खान साहब पे एतमाद नहीं करता। ना जाने खान साहब किधर ले जाके किस वक्त किसको, अलीम खान साहब की तरह या माजिद खान जो क्रिकेटर थे उनके कज़न उनकी तरह, या ये जो दूसरे तीसरे लोग आपके सामने आ रहे हैं, ना जाने कब उनको डंप कर दें। तो कोई उन पर एतमाद नहीं करता कि ये कहाँ तक साथ जाएंगे और कहाँ पे ड्रॉप करके हमें अपना रास्ता लेंगे। इस वजह से खान साहब को एतमाद बहाल करवाना चाहिए अपनी पार्टी के अंदर भी, और अपनी हलीफी दोस्तों के अंदर भी, और अपोजिशन के और हमारे साथ भी, अगर वो सियासी डायलॉग करना चाहते हैं तो। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब मौजूद थे, जो कि वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम में और हुकूमत का मौक़िफ़ बड़े वाज़ेह अंदाज में दे रहे थे। एक मुख्तसर वक्फे के बाद जहां हुकूमत अपनी भरपूर तैयारी किए हुए है इन इशूज़ के हवाले से, वहीं अपोजिशन किस हद तक तैयार नज़र आती है, इस पर उनका मौक़िफ़ लेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जहां हुकूमत की तरफ से अपने तौर पर तैयारी हो रही है वफाकी वज़रा की तादाद बढ़ाने के साथ साथ इत्तेहादियों को मज़ीद मजबूत करने में, वहीं अपोजिशन की तरफ से भी यकीनन हिकमत अमली तो नज़र आएगी और इसमें अलायंस के साथ साथ ख़बरें ये हैं कि बैकडोर चैनल के ऊपर भी बातचीत की कोशिशें हैं, लेकिन किसी हद तक इसमें अभी तक ना तो इंडोर्स किया जा रहा है और ना ही इसको डिनाई किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। अब देखना होगा कि आया हुकूमत के साथ या इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात इस्तवार करने में कितने मज़ीद एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। लेकिन ये अलग बात है कि सियासी तौर पर जो टेम्परेचर है अपोजिशन की तरफ से यकीनन आने वाले हफ्तों में बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसी पूरी सिचुएशन के ऊपर हुकूमत के साथ अब अपोजिशन का मौक़िफ़, ये मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा कमल शोज़ब साहिबा। कमल साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। मैम, पहले तो ये फरमाइएगा कि ख़बरें ये आ रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ कायदीन हैं जो कि बैकडोर चैनल के ऊपर बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं अभी भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ, ख़ास तौर पर जो हालिया मुलाकात हुई थी आर्मी चीफ की बैरिस्टर गौहर साहब से, उसके बाद एक मुस्बत एक राय पैदा हुई थी। तो आपको क्या लगता है कि इसमें कुछ सदाकत है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच सना। देखिए, मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है। बैरिस्टर गौहर साहब ने जो अपना मौक़िफ़ दिया था उसके बाद भी कोई जवाबी मौक़िफ़ भी आया था, लेकिन ऑब्वियसली कोई ना कोई चैनल्स तो होते हैं जिसके थ्रू पैगाम रसानी होती है। आप जब बानी चेयरमैन बार बार ये बात कर रहे हैं इमरान खान साहब कि उनको मैसेजेस भिजवाए जा रहे हैं डील करने के लिए और उनको बनी गाला शिफ्ट होने की बात की जा रही है, तो ऑब्वियसली कबूतरों के ज़रिए तो पैगाम रसानी आजकल हो नहीं रही है, तो कोई ना कोई तो बीच में शामिल होंगे ज़रूर जो ये पैगाम रसानी या बैकडोर जो चैनल्स हैं उसका इस्तेमाल करें। और बाकी मैं यहाँ बताती चलूँ कि जिस तरह हमारे सूबे के वज़ीर आला हैं वो चीफ़ एग्जेक्टिव हैं और उनका काम है वो उनके अंडर आती हैं, बीइंग चीफ़ एग्जेक्टिव गवर्नमेंट को रन कर रहे हैं, तो उसमें इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी उनके रवाबित होते हैं और गवर्नमेंट के साथ भी उनके रवाबित रहते हैं। तो इस तरह मतलब ये है कि इस मुकम्मल यानी आइसोलेशन में तो कोई भी नहीं होता है। इस तरह चैनल्स तो लाजमी कोई ना कोई कम्युनिकेशन के खुले रहते हैं। अब डिपेंड ये करता है कि उस चैनल का इस्तेमाल किस तरह किया जा रहा है, क्या उस चैनल के साथ लटक के कोई डील बनाई जा रही है या उस चैनल को जो सवाल जिस तरह का भेजा जाता है और फिर जवाब जो बानी चेयरमैन की तरफ से आता है वो दिया जा रहा है, उसके बारे में मुझे इल्म नहीं है। लेकिन बहरहाल चैनल्स तो होते हैं राब्ते रखने के लिए, यकीनन लोगों के चैनल्स मौजूद होते हैं। अच्छा मैम, लेकिन एक चीज़ और भी है जिसके ऊपर मतलब जाहिर सी बात है कि आप ही उसकी तस्दीक या तदीद कर सकती हैं, वो ये कि सोशल मीडिया के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ थोड़ा सा इस किस्म का मवाद जो है वो डाला जा रहा है कुछ अकाउंट से PTI के, जो कि नामुनासिब कहा जा रहा है और इसके ऊपर PTI की अपनी लीडरशिप भी थोड़ी सी नाला नज़र आती है, या कम अज़ कम अगर एक जगह मामलात को सॉर्ट आउट करने की कोशिश हो रही हो तो उसमें लग रहा है कि शायद वो टाइमिंग ठीक नहीं है उस किस्म की ट्वीट्स की। तो आपकी क्या राय है कि इस पे खान साहब से बात करके उनको एतमाद में लेने की कोशिश की जा रही, क्योंकि अगर एक तरफ डायलॉग हो रहा है तो दूसरी तरफ वो टेम्परेचर वहाँ बढ़ाना भी दुरुस्त नहीं होगा? देखिए सना, ये ना बहुत ज़्यादा एक मिसकॉन्सेप्शन क्रिएट की जाती है ये कह कर के इमरान खान के या PTI के कोई इस तरह के चैनल्स हैं। हमारा तो एक ही ऑफिशियल चैनल है जो PTI ऑफिशियल के नाम से है और उसके बाद एक तहरीक इंसाफ। बाकी लोग अपने नाम से या इमरान खान साहब की तस्वीर लगा के या PTI लगा के सैकड़ों चैनल्स बना सकते हैं। आपको पता है कि सोशल मीडिया एक ऐसा फिनोमेना है कि जो कंट्रोल नहीं हो सकता
और वहाँ पर एक्टिविस्ट होते हैं जो अपनी मर्जी से, जो उनको समझ आ रही है या उनके जो जज्बात हैं, वो उसकी भरपूर वहाँ पर तर्जुमानी करते हैं। अब कई चैनल्स, कई ऐसे सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं जो बहुत मुतहरिक नज़र आते हैं और बहुत ज़्यादा वो तबसरा भी करते हुए नज़र आते हैं, और अगर आप देखें तो आए दिन वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की अपनी लीडरशिप के ऊपर भी बहुत ज़्यादा तनकीद और निश्तर बरसाते हुए नजर आ रहे होते हैं, और किसी दिन जो है उनका तोपों का रुख किसी और तरफ हो जाता है। तो ये मैं यहाँ पर क्लैरिफाई कर दूं कि पीटीआई ऑफिशियल के अलावा हमारा कोई इस तरह से ऑफिशियल चैनल्स नहीं है। ये सारे एक्टिविस्ट हैं, ये अपनी एक राय रखते हैं, वो अपनी एक एसोसिएशन रखते हैं, वो अपने आप को एसोसिएट करते हैं पीटीआई के साथ, लेकिन ऑफिशियल बयानिया या ऑफिशियल तर्जुमानी हमारी जो है वो सिवाय पीटीआई ऑफिशियल के और किसी चैनल से नहीं आती। तो इसलिए अगर मैं मरियम नवाज की तस्वीर लगा के और PMLN लिख के और 2 चैनल्स बना लूं या 2 अपने अकाउंट्स बना के वहां से ट्वीट्स करनी शुरू कर दूं इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट, या इसी तरीके का कोई फार्मूला कर लूं, तो उसका ये मतलब तो नहीं होगा कि मतलब कि वो सारा कुछ जो है या PMLN करवा रही है या गवर्नमेंट की तरफ से अगर इस तरह का काम शुरू कर दिया जाए। तो मुझे ये लगता है कि कुछ ऐसे अनासर भी मौजूद हैं जो चाहते नहीं है कि किसी तरफ भी ऊँट जो है किसी करवट बैठे, उसमें आप देख लें कि ग्रैंड डायलॉग हो जाए, उसमें कोई प्रोटेस्ट की बात हो जाए। अभी ऑफिशियल कोई प्रोटेस्ट अनाउंस नहीं होता, लेकिन मुख्तलिफ सोशल मीडिया के अकाउंट से भरपूर कैंपेन चल पड़ती है कि ये प्रोटेस्ट होने जा रहा है। तो इसलिए इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि ये कंट्रोलेबल फिनोमेना नहीं है। लोग अपने जो उनके ख्यालात हैं या जो उनका जज्बात हैं उसकी वो भरपूर इजहार करते हैं, लेकिन वो किसी के कंट्रोल से बाहर होकर कर रहे होते हैं, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक, अच्छा मैम, अब ये फरमाएगा कि चलें, ये तो एक अलग पर्सपेक्टिव था। अब दूसरा, अब अलाइंस की सूरत में एक एफर्ट्स हो रहे हैं जो कि ग्रैंड अपोजिशन अलाइंस है, तो ये फरमाएगा कि इसमें जुनेद अकबर साहब के बारे में तो मैं बाद में बात करती हूँ, लेकिन पहले तो ये बताएं कि कुछ पेशरफ्त इसमें होती हुई नज़र नहीं आ रही है। यानी बात तो हुई थी इस कॉन्फ्रेंस की सूरत में, लेकिन उसके बाद अभी तक खामोशी है। तो कहा यह जा रहा था कि रमज़ान में ही चीज़ों को फाइनलाइज करके रमज़ान के बाद फिर कुछ नई एक्टिविटी जो कि पॉलिटिकल होगी वो शुरू की जाएगी। तो ये सब क्या अभी अंडर डिस्कशन है? जी देखिए, राब्ते भी हैं, बातचीत भी हो रही है, और कोई सच किसी कंक्लूजन पे तो नहीं पहुंचे कि अगर ये बात कही जाए कि जी कोई किसी मतलब कोई उनकी आपस में अलाइनमेंट नहीं हुई या किसी नतीजे के बगैर सब कुछ ख़त्म हो गया, तो ये मैं समझती हूँ कि बात गलत होगी, क्योंकि अभी तक सारे आपस में जुड़े हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं और बातचीत को ही लेकर आगे चल रहे हैं। बीच में सिर्फ ये हुआ है कि आपने देखा कॉन्फ्रेंस के साथ क्या सलूक हुआ, किस तरह उसके किस तरह पुलिस गर्दी की गई, किस तरह जो वेन्यू था उसको सील किया गया, वहाँ से लोगों को रोकने की कोशिश की गई, गिरफ्तारियाँ की गई, उसके बाद अब FIR बनाई जा रही है। तो और दरमियान में क्योंकि 3-4 दिन से आज माशाल्लाह 5वां रोज़ा है, तो रोज़े आ गए, उस वजह से एक नेचुरल जो फर्स्ट वीक की ब्रेक होती है सिर्फ वही हो रही है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कोई आपस में राब्तों में कोई कमी आई है, ऐसा कोई मामला नहीं है। राब्ते भी हैं, और जो जमहूरियत के को बहाल और आइन की बहाली, अब आइन की हिफाजत से ज़्यादा आइन की बहाली पे अब काम शुरू हो रहा है, तो उसके हवाले से जो है वो तमाम स्टेक होल्डर्स बड़े ईगर हैं, परेशान हैं, और उस पर बातचीत भी जारी है। और हतमी फैसला, क्योंकि अभी 25 दिन बाकी है ईद को, तो और दूसरा सबसे बड़ा जो इन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से या जिसकी तरफ से भी मामलात हुए हैं कि इमरान खान साहब से लोगों की मुलाकात और राब्ते को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। आप देखें अब 4था हफ्ता शुरू हो गया, पिछले 5 से 6 हफ्ते हो गए कि इमरान खान साहब से किसी सियासी लोगों से, सियासी उनकी पार्टी के नुमाइंदों से, उनकी पार्टी के लीडरान से मुलाकातें नहीं करने दी जा रही, जिसकी वजह से कुछ मामला जो हैं वो थोड़ा तातुल का शिकार हुए। लेकिन बहरहाल जो अलायंस है वो अपनी जगह पर इंटैक्ट है, और इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द वो मुतहरिक भी नजर आएगा। ठीक, अच्छा, लेकिन मैम ये बताएगा कि आज जुनेद अकबर साहब ने मीडिया के कुछ नुमाइंदों से गुफ्तगू की, तो उन्होंने कहा है कि अलायंस तो अपनी जगह हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक उसमें मसला ये भी दरपेश है कि JUI के साथ हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं और मौलाना के कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो उनको भी दूर करने की ज़रूरत है। आपके ख्याल में ये अंडरस्टैंडिंग कोई होती हुई नज़र आ रही है? क्योंकि ऑब्वियसली JUI अगर शामिल हो जाए तो ज़्यादा मजबूत होगी अपोजिशन भी। देखिए, हमने तो हमेशा कोशिश की है कि मौलाना साहब को ऑन बोर्ड किया जाए, उनकी जो सियासत में बसीरत है या जमहूरियत के लिए अगर वो एफर्ट्स में अपना हिस्सा डालना चाहते हैं, तो हम तो उनको हर सूरत वेलकम कर रहे हैं। और अगर कोई उनकी तजावीज़ हैं या उनकी कोई डिमांड्स हैं जो इमरान खान साहब तक पहुंचानी है, तो उसके लिए ऑब्वियसली
जब तक उनसे राब्ता बहाल नहीं होगा खान साहब से, तब तक तो वो मामलात वहीं लटके रहेंगे। इसलिए उसमें थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि तहम्मुल का अंसर है जो सामने आता है। और मैं नहीं समझती कि हमारी जो ओपोनेंट्स हैं जो हुकूमत में बैठे हैं वो चाहेंगे कि कोई भी अलायंस जो है वो कामयाब हो। इसलिए भी रुकावटें खड़ी की जा रही हैं कि खान साहब से लोगों की मीटिंग नहीं होने दी जा रही, या सियासी कमेटी जिसका काम है इस अलायंस को लेकर आगे चलने का, उनको एक्सेस नहीं दी जा रही। तो ऐसे सच कोई मामलात ऐसे नहीं है जो कि टेबल पे आए बगैर ख़त्म हो जाएं, और वो अगर टेबल पे आ जाएं तो हल ना हो। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरा और हमारे बानी चेयरमैन साहब भी चाहते हैं कि ये अलायंस बने और जमहूरियत की बहाली हो। तो अगर इस मुल्क में जमहूरियत है और अगर आइन वाकई इस वक्त चल रहा होता तो आइन के तो आर्टिकल 19A और 19B की इतनी शदीद किस्म की वायलेशन इस वक्त हो रही है। आज़ादी इज़हार राय पे कदगन लगाई गई है, पीका जैसा काला एक्ट बना के और उसको मुसल्लत भी कर दिया गया, इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गई है, लोगों को उठाया जा रहा है, गिरफ्तारियां की जा रही हैं। तो इन माहौल में मेरा नहीं ख्याल है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो अपने आप को जमहूरी कहती है वो कहीं पीछे हटेगी। तो मौलाना से भी मामलात हल होंगे और मेरा ख्याल है कि हुकूमत के डरने का बिल्कुल सही जवाब है, उन्हें डरना चाहिए। ठीक मैम, सवालात कुछ और भी थे लेकिन जाली है ना। हाँ, बिल्कुल 47 पे आए हुए हैं तो डरते हैं। एक छोटी सी कहते हैं जी हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, एक कॉन्फ्रेंस नहीं होने देते, कोई जलसा नहीं होने देते, जलसा तो छोड़े कोई कन्वेंशन नहीं होने देते, कन्वेंशन भी चले बहुत बड़ी चीज है, कॉर्नर मीटिंग्स नहीं होने देते। 3 लोग खड़े होकर गुब्बारे नहीं उड़ा सकते, इतने खौफजदा हैं। मैम सवालात कुछ और भी थे लेकिन सेगमेंट का वक्त खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त के लिए। कमल शोजब साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। एक मुख्तसर वक्फा और उसके बाद जहां सियासी इशूज़ को डिस्कस किया है, वहीं एक मुख्तसर वक्फे के बाद हम डिस्कस करेंगे कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अब पाकिस्तान की जो एफर्ट्स हैं उनकी गूंज और बाज़गश्त और उनकी पजीराई अब अमरीका में भी हो रही है किस तरह, इसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान मुख्तलिफ महाजों के ऊपर भरपूर तरीके से काम करने की कोशिश कर रहा है, वहीं दहशतगर्दी एक ऐसा चैलेंज है जिसके ऊपर अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को अगर मद्देनज़र रखा जाए, जहाँ एक मरतबा हम फिर देख रहे हैं कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी के जो मसाइल हैं वो अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहे। चाहे हम बात करें बाढ़ लगाने की, चाहे बात करें अफगानिस्तान के हवाले से इंटरनेशनल कम्युनिटी को हक़ाइक़ से आगाह करने की, बहुत से इशूज़ ऐसे हैं जिसके ऊपर अभी भी खुलकर बात करने की ज़रूरत है। लेकिन कल एक अहम खबर ये रही कि पाकिस्तान ने पाक अफगान सरहद के ऊपर दाइश के एक इम्पॉर्टेंट तरीन दहशतगर्द को गिरफ्तार किया, जिसकी बाज़गश्त और 27 में अमरीका में भी सुनने को मिली। ये वो दहशतगर्द था जिसने बहुत से हमलों में मुलव्वस होने का न सिर्फ एतराफ़ किया बल्कि ख़ास तौर पर अमरीकी एहलकारों को निशाना बनाने का भी एतराफ़ किया। लेकिन अब देखना होगा कि क्या पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान जो ताल्लुकात सर्दमोरी का शिकार हुए हैं, क्या इस दहशतगर्द को उन्हें देने से उन ताल्लुकात में कुछ बर्फ़ पिघलेगी। और सबसे बढ़कर ये कि पाकिस्तान जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अरसे दराज से जंग लड़ रहा है, तो वो जो मुस्बत इमेज पाकिस्तान का है वो उजागर करने में किस हद तक मदद मिल सकेगी। और अफ़गानिस्तान का जो असल मसला है, जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर अभी भी अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हो रही हैं और अफ़गानिस्तान की जो सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, क्या ये जो एक नैरेटिव है इसको दुनिया तक पहुंचाने में मदद मिल सकेगी या फिर नहीं। इसी पूरी सिचुएशन के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ इस मौजूद हैं सीनियर दिफाई तज्जियाकार हैं ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब। हारिस साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सर पहले तो ये फरमाएगा कि कल ये बड़ी अहम खबर थी और न सिर्फ ये कि पाकिस्तान में इस पर बात हुई बल्कि अमरीका में भी इस पर पाकिस्तान की तारीफ़ की गई। तो ये फरमाएगा कि वैसे तो हम बहुत से दहशतगर्दों को गिरफ्तार करते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट तरीन जो कार्रवाई करने की कोशिश की गई थी उसमें तकरीबन 10-15 दहशतगर्दों को भी पकड़ा गया गुज़िश्ता रोज़ सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से और उनको मार दिया गया। तो पाकिस्तान रोज़ाना की बुनियाद पर इस किस्म के इक़दामात तो कर रहा है, लेकिन बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर वो एप्रिसिएशन क्यों नज़र नहीं आती है? देखें सना, बात यह है कि बिल्कुल पाकिस्तान आई थिंक 2-3 दहाइयों से ये इसके खिलाफ दहशत के खिलाफ लड़ाई कर रहा है। और ये अभी जिस तरीके से हमने शरीफुल्लाह को अरेस्ट किया, इंडियन अमेरिका ने लीड दी, हमारी सिक्योरिटी एजेंसी और हमारी इंटेलिजेंस ने मिल के कम्बाइंड ऑपरेशन किया, बहुत ही प्लान ऑपरेशन किया गया और उस पर इसको अरेस्ट किया गया। ट्रम्प ने बिल्कुल कांग्रेस में तारीफ़ की है, बात भी की है, पाकिस्तान आर्मी की बहुत तारीफ़ की है कि किस तरीके से हमने कॉपरेशन किया। और एक ये बात कि पाकिस्तान का और अमेरिका का मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्टैक्ट अभी उसी तरीके से है और वो चल रहा है। साथ ही साथ ट्रम्प ने जो बात की कि जो उनसे तारीफ़ की है वो एक बड़ी अप्रिशिएशन, लेकिन इसके साथ ये देखने की बात है कि आइंदा के लिए जब अमेरिकन वहाँ पर खुद कह रहे हैं कि हम $7 बिलियन का वेपन हमसे छोड़ के चले गए हैं, हमारे 70,000 ने गाड़ियाँ बख्तरबंद गाड़ियाँ वहाँ पर छोड़ी हैं,
7,77,000 राइफलें छोड़ के गए हैं जो वहाँ पर ये इंटरिम गवर्नमेंट के लोग बेच रहे हैं, और ये सारा वेपन एमुनिशन ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में आ रहा है। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है कि 24 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त अफगानिस्तान में, और ये उनके लिए सेफ है, बना अलकायदा को ट्रेन कर रहा है। जब ये सारी बातें करने के बाद क्या पाकिस्तान की सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप दहशत को लड़ते रहें, जो कि सारा बेसिकली इस वजह से हो रहा है, या इसमें यूनाइटेड नेशंस की, अमेरिका की, यूरोपियन यूनियन की, इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दे हैव टू ओन देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सारा कुछ किया धरा अमेरिकन का, यूरोपियन यूनियन का, जो वहाँ पर वेपन है उसने खुला छोड़ के आ गया, वो सब इनके हाथ में लग गया है। अफगान बुरी हुकूमत जो है वो भी उनको सपोर्ट कर रही है, फर्जियों को भी कर रही है, दाइश को भी कर रही है। अब ये बताइए कि ये चीज़ों को देखते हुए क्या ये अमेरिका की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको कंट्रोल करे? आप उनको फंड दे रहे हैं, हर महीने उनको $मिलियन बिल्कुल। आप अब उनको दे रहे हैं, दैट मीन कि आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। यू हैव टू कट शॉर्ट देयर फाइनेंशियल सपोर्ट। आपको उनसे असला वेपन लेने की बात की, इसको लेकर दिखाएं ताकि उनके वजह सैंक्शन लगाएं, सबको मना करें, कोई उनको पैसा नहीं देगा, ताकि जब ये इकोनॉमिक क्रंच आएगा फिर ये पाकिस्तान ताल्लुकात अच्छे करेंगे, और पाकिस्तान की इंडिया अपनी तरफ से जो ये इन्फिल्ट्रेशन करवा रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, वो ख़त्म होगी। ये बहुत इशू है पाकिस्तान को, इसको बहुत सीरियस बात करने की जरूरत है। देखें, हम बार बार ये कह के भूल जाते हैं, वी हैव टू फॉलो इट अप। यूनाइटेड नेशन में आप रशिया, चाइना, हमारे खिते में 2 न्यूक्लियर मुल्क, उनको कहें जी आप काइंडली दरख्वास्त करें यूनाइटेड नेशन में एक सेशन बुलाएं इसके ऊपर, वहाँ पाकिस्तान सबूत पेश करे, और उसके बाद यूनाइटेड नेशन एक कोलेक्टिव एक अरेंजमेंट करे कि कैसे अफगानिस्तान से टेररिज्म को ख़त्म करना है। पाकिस्तान का लोन डू इट। हमने तो बहुत विक्टिम भी हैं, हमारे 1 लाख लोग भी शहीद हुए हैं, फौजी भी शहीद हुए हैं, $150 बिलियन का हमने नुकसान भी उठाया है, स्टिल हम लड़ रहे हैं। आई मीन ये किसकी वजह से हो रहा है? अच्छा, इसको लेकिन हमें उजागर। हारिस साहब, माज़रत मैं आपकी बात काट रही हूँ। जैसे हमने देखा कल भी एक कार्रवाई थी, उसमें कई दहशतगर्दों ने घुसने की कोशिश की कंटोनमेंट के एरिया में, उन तमाम के तमाम को मारा गया। पाकिस्तान एफर्ट तो कर रहा है, सिक्योरिटी फोर्सेस के हमारे जवान जाने भी दे रहे हैं, लेकिन अब जिस तरह अमेरिका या दूसरे ममालिक बात कर रहे होते हैं, तो पाकिस्तान की इस पूरी जो कुर्बानी है इसको अप्रिशिएट करना बड़ा ज़रूरी है। आप क्या समझते हैं कि ये जो अब दाइश का रहनुमा है, इसकी हवालगी जब होगी तो क्या पाकिस्तान की इन एफर्ट्स को एड्रेस किया जाएगा? और दूसरा, ये जो ट्रंप फरमा रहे हैं कि ये सारा असलहा मैं वापस लूँगा, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि $मिलियंस ऑफ डॉलर्स वो अफगानिस्तान को दे रहे हैं सपोर्ट फंड के नाम पे, तो वो एयर बेस लेने की भी वापस बात कर रहे हैं। अगर वो ऐसा करेंगे तो एक मरतबा फिर अफगानिस्तान में उनकी इंटरफेरेंस नहीं हो जाएगी इन इक़दामात से? पाकिस्तान की कॉन्टीन्यूस इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रहे हैं, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने बारहा एक बात की है कि वी आर डिटरमिन्ड टू एलिमिनेट टेररिज्म। हम इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी करते रहेंगे, हम अपनी कुर्बानियाँ भी देते रहेंगे, हम शहादतें भी देते रहेंगे, लेकिन अगर इसको ये हमेशा के लिए ख़त्म करना है तो एक तो पाकिस्तान की पूरी कौम को साथ खड़ा होना पड़ेगा, अज़्म इस्तेकाम, जो एक बेहतर कैपेसिटी बिल्डिंग है हमारी करनी है। नंबर 2, जो इलीगल स्पेक्ट्रम है जिसमें यह पैसा जो करप्शन का आता है, जैसे हुंडी का पैसा आता है पाकिस्तान में, नारकोटिक्स का पैसा आता है, स्मगलिंग का पैसा आता है, और डिफरेंट पैसा आता है, इसको रोकना है। ये रोकने के लिए तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट का काम है रोकना ना, इसको तो रोके। नंबर 2, इसके बाद जितने एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर्स होते हैं सब मिल के बैठे, एक पाकिस्तान में कोई कंसेंसस हो, पॉलिटिकल पार्टीज आपकी इकट्ठी नहीं है। अज़्म इस्तेकाम की बात हुई तो पीटीआई ने, एएनपी ने और जेयूआईएफ ने कहा जी हम इसको सपोर्ट नहीं करते। आपके पश्तून भाई मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, उनके जानी माली नुकसान हो रहा है, बलूचिस्तान में हमारे बोलची मर रहे हैं। आपको बैठ के पॉलिटिकल कंसेंसस तो करें, इसके ऊपर एक किसी कर लें, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस करें, जैसे एपीएस के बच्चों की शहादत के बाद हुई थी। फाइन गवर्नमेंट जब तक पूरी नेशन इकट्ठी नहीं होगी इसका मसला हल नहीं होगा। नंबर 2, ये करने के बाद हमें अब इनको, अमेरिका को, यूरोपियन कहना चाहिए ये आपकी वजह से हो रहा है, आप हमें छोड़ के चले गए बड़े मदद से, हमने हर जगह आपकी मदद की है। नाउ दी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव करें रिस्पॉन्सिबिलिटी, पाकिस्तान को मिलिट्री सपोर्ट भी दें और अफगानिस्तान की फाइनेंशियल सपोर्ट बंद करें, उनसे वेपन एमुनिशन लें, देन हैज टू बी रिजॉल्व। और बॉटम एक जो थी, यू नेवर दे कम। देखें, बात एक याद रखें, अफगानिस्तान को नहीं चाहती दुनिया कि यहाँ पर अमन हो, इसीलिए वेपन एमुनिशन छोड़ के गए हैं। बी वेरी क्लियर, क्योंकि अगर अफगानिस्तान में अमन हो जाएगा तो हमारा सेंट्रल एशिया से
अफगानिस्तान के थ्रू बलूचिस्तान का कनेक्टिविटी हो जाएगी और फिर ये पूरी जितनी बिजनेस होता है ये यहाँ से ग्वादर पोर्ट के थ्रू अफ्रीका और मिडिल ईस्ट की मंडी में चला जाएगा। पाकिस्तान इकोनॉमिक तरक्की करेगा, हमारा सीपैक बन जाएगा। दिस इज द इशू। आप एक इस्लामिक मुल्क है, न्यूक्लियर मुल्क है, जो लोकेशन अच्छी है, फौज लड़ाका है, इकोनॉमिक तरक्की करेंगे, अपने फैसले अपनी मुल्की मफादात में करेंगे। ये नहीं चाहते, इसलिए IMF बंद है, हमें फंसाया हुआ है और साथ इंडिया को एज ए प्रॉक्सी यूज कर रहे हैं। इंडिया सब कुछ कर रहा है, अमेरिका को चाहिए ना इंडिया को रोके। जो ग्लोबल टेररिस्ट मुल्क है सब जानते हैं। अफगानिस्तान में बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ BNA को सपोर्ट कर रहे हैं, फौजियों को सपोर्ट कर रहे हैं। Who has to stop it? It is American की लेकिन हर साहब सर थोड़ा सा वक्त महदूद है, एक और सवाल करना चाहूँगी। आप ठीक कह रहे हैं कि अमेरिका को भी कुछ और बाकी दुनिया को भी इक़दाम तो करने हैं, लेकिन एक तरफ वो पाकिस्तान के शुक्रिया अदा कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये खबरें हैं कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के जो शहरी हैं उनके ऊपर सफरी पाबंदियां लगने जा रही हैं आइंदा आने वाले दिनों में। तो आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान के ऊपर इस किस्म की पाबंदी लगाना क्या दुरुस्त अमल होगा, जब पाकिस्तानी बहुत से ऐसे हैं जो बैरून मुमालिक में नौकरियाँ करते हैं या अपने दीगर उमूर की वजह से ट्रैवल करते हैं, तो क्या ये पाकिस्तान के साथ ज़्यादती नहीं होगी? आई थिंक ये देखें, ये ओवरऑल ट्रम्प की पॉलिसी है कि इमिग्रेंट्स के ऊपर वो सख्तियाँ कर रहे हैं ताकि वो इलीगल इमिग्रेंट्स ना आए और उनको निकालना चाह रहे हैं। अगर पाकिस्तानी जो भी जा रहा है उसको सफरी तमाम दस्तावेज है फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वीज़े भी मिलेंगे। लेकिन द ओनली थिंग इसके लिए हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि अमेरिकन एम्बेसडर यहाँ पर इस्लामाबाद में उनसे बात करें कि जी वी वांट कि हमें हर किस्म की सहूलत हो। वी शुड बी टेकन एज अ गुड अलायंस एलाइड विद यू, बिकॉज हमने बहुत आपके लिए काम किया और अभी भी आपने काम ने किस प्रोफेशनल तरीके से इसको शरीफला को अरेस्ट करके अभी वो अमेरिका पहुंच भी चुका है। लेकिन इसके साथ हमें अपने मफादात का खुद ख्याल करना है। हमें OIC को बताना है, रीजन में हमारे पास देखें 2 न्यूक्लियर मुल्क हैं, चाइना है, रशिया जो परमानेंट मेंबर्स हैं, ईरान है, पाकिस्तान है। इन सेंट्रली मिल के एक सिक्योरिटी अपना अम्ब्रेला बनाएं। सिक्योरिटी की बात करें, अफगानिस्तान को मजबूर है, क्यों नहीं हम सब मिलकर कर सकते। चाइना वहाँ पर काम कर रहा है, मिलियन डेवलपमेंट कर रहा है, उनको पैसा भी दे रहा है। आपने एक भी चाइनीज अफगानिस्तान में मरते हुए देखा है? एक भी नहीं मरा। पाकिस्तान में बलूचिस्तान में कराची में चाइनीज मरते हैं बिकॉज यहाँ पर जो वो चाहते यही है कि आपका यहाँ पर सीपैक ना बने, बलूचिस्तान में हालात ना ठीक हो, पाकिस्तान स्टेबल ना हो, आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट ना आए। तो हमारे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हो रही है, हमें इसको सोच समझ के इसके ऊपर इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर चार हारिस नवाज साहब। या प्रिसाइजली बड़े इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे पाकिस्तान के सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव में उनके ऊपर इज़हार ख्याल कर रहे थे, और पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेशनली जो पाकिस्तान का सही परसेप्शन है उसको उजागर किया जा सके। जो उसके हवाले से दहशतगर्दी से जुड़े मसाइल में पाकिस्तान का जिक्र आता है उसमें पाकिस्तान का अमल दखल नहीं है, बल्कि पड़ोसी ममालिक की तरफ से पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर जो डीस्टेबिलिटी करने की कोशिशें हैं उसको हाईलाइट करना भी एक ऐसे मौके के ऊपर बड़ा ज़रूरी है जब बैनुल-अक़वामी सतह पर ख़ास तौर पर अमेरिका जैसे मुल्क की तरफ से भी पाकिस्तान के एफर्ट्स की तारीफ़ की जा रही है। इसी नोट के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।